हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। मेरा नाम है जीवन कुमार। मैं हम कहानी के माध्यम से भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले कल हमने बात करी थी कि किस तरह से एक व्यापारिक कंपनी जो भारत में आती तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से है, लेकिन यहाँ की शासक बन जाती है। अब आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी घटना की या एक ऐसे षड्यंत्र की जिसने भारतीय इतिहास की दशा एवं दिशा दोनों बदल के रख दी। तो देखिए, बात है सन 1757 की। ठीक है, सन 1757 का आपका जो साल है। और अगर हम शताब्दी की बात करते हैं तो देखिए 18 सेंचुरी में हमने पिछले कल भी बात करी कि भारतीय जो महाद्वीप की उप महाद्वीप की जो सिचुएशन है वो कैसी है। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये पॉलिटिकल अस्थिरता है वो किस वजह से आई? क्योंकि यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो चुकी थी। सेंट्रल अथॉरिटी थी क्या यहाँ पर? मतलब जो मुगल शासक थे वो क्या हो चुके थे? कमजोर थे। सन 1707 के बाद जब आपके औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो मुगल साम्राज्य को कंप्लीटली जोड़ के रख सके। जब मुगल साम्राज्य आपका क्षीण हो गया तो मतलब कि जो केंद्रीकृत शासक था, जो 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 स्ट्रॉन्ग रूल था, वो भी क्या हो गया? खंडित हो गया। अब आपके जो लोकल रूलर थे वो पावरफुल हो गए। पावरफुल तो हुए तो आपस में लड़ने लगे तो क्या हुआ? यहाँ पर जो राजनीतिक है वो अस्थिरता पैदा हुई। और इस राजनीतिक अस्थिरता का बाहरी लोगों ने फायदा उठाया, जिनका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लोग। तो सन 1757 की बात आती है। जब भी हम देखते हैं तो कॉन्स्पिरेसी के लिए, षड्यंत्र के लिए आपको एक परफेक्ट टारगेट की जरूरत होती है। अब यहां पर जो परफेक्ट टारगेट था वो था बंगाल। अब बंगाल के ऊपर अंग्रेज अपनी क्यों आंखें गड़ाए हुए थे? देखिए, बंगाल 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो भारत का सबसे रिचेस्ट अमीर प्रोविंस था, सबसे अमीर राज्य था। क्योंकि यहां पर कैसा था? ट्रेड जो था वो प्रॉस्परस था, है ना। पैसा बहुत ज्यादा था। पैसा क्यों बहुत ज्यादा था? क्योंकि यहाँ की जो खेती है, यहाँ का जो ट्रेड है वो प्रॉस्परस था। इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखो, बंगाल की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पीरियड का उड़ीसा, ठीक है, बिहार, पूरा बांग्लादेश एवं आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, असम वगैरह, ये सारे बंगाल के पार्ट थे। और यहां पर आप क्या देखते हो? यहां पर जो आपकी रिवर्स आती है ना, जो कि प्लेन्स की रिवर है, गंगा, यमुना एवं नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो क्या करती है? इस एरिया को क्या करती हैं? सींचती हैं, है ना। यहाँ पर वो उनका पानी जो है वो इस रीजन से बहता है और यहाँ से जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो आपको पता होगा कि जब भी पहाड़ों से नदियां आती है ना, वो अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? वो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं। और सेडिमेंट वो कहाँ पर डिपॉजिट कर रही थी? इस बंगाल वाले रीजन में। तो ये क्षेत्र क्या हो गया? बहुत अधिक उपजाऊ था। तो यहाँ पर कृषि जो थी वो क्या थी? उन्नत थी। कृषि उन्नत है। अब जब कृषि उन्नत है तो क्या हो रहा है? उस चीज को आप क्या कर रहे हो? आगे बेच रहे हो, है ना। यहाँ पर खाने की पीने की चीजें उनको उगाया जा रहा है। बंगाल में हर तरह की चीज उगाई जाती थी, कॉटन, जूट। अब कॉटन और जूट उगाया जा रहा है तो वहां पर क्या होगी? इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होगी, उद्योग भी होगा, जहां से कपड़ा बनाया जा रहा है। कपड़ा बनाया जा रहा है तो उसका व्यापार भी हो रहा है। और जब व्यापार हो रहा है तो पैसा आ रहा है। और पैसा आ रहा है तो बंगाल कैसा हो रहा है? आपका सबसे रिचेस्ट स्टेट हो रहा है। अब जब रिचेस्ट है, ट्रेड है, पैसा है, तो क्या होगा? फिर सरकार को भी तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा जाएगा ना। तो इसीलिए इसके ऊपर अंग्रेज जो थे और ईस्ट इंडिया कंपनी वो नजर गड़ाए हुए थी। अब यहाँ पर जो रूलर था वो कौन था? रूलर था आपका सिराजुद्दौला। सबको पता है कि सिराजुद्दौला, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि जब आपने, तो देखो हमने बात क्या करी कि जो आपके प्लानर बिहाइंड द कर्टेन, हर एक षड्यंत्र में आप क्या देखते हो कि जब भी कोई षड्यंत्र रचा जाता है ना, कोई भी व्यक्ति वो सामने आकर के षड्यंत्र को नहीं रचता है, वो बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे रह करके सारी गेम खेलता है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या कर रही है? पर्दे के पीछे उन्होंने पर्दा क्या डाला हुआ है? चोला क्या पहना हुआ था कि हम तो क्या है? व्यापारी हैं जी, हम तो केवल व्यापार कर रहे हैं, है ना। हमें नहीं लेना देना भारत की पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन कर क्या रहे हैं वो? उनका एम्बिशन क्या था? राजनीतिक सत्ता को हासिल करना। और राजनीतिक सत्ता की शुरुआत अगर बंगाल से हो गई, बंगाल का ट्रेड और बंगाल का पैसा आपके हाथ में आ गया, मतलब आपने पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया। इसीलिए इन्होंने क्या करा? जैसे भी हो एक षड्यंत्र रचा जाए। अब षड्यंत्र क्यों रचा गया? क्योंकि देखिए, हम बात करेंगे किसी भी कॉन्स्पिरेसी को सक्सेस करने के लिए एक वीक लिंक की जरूरत होती है। अब षड्यंत्र ही क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी क्या है? भारत में एक विदेशी है, ठीक है। इनके पास ना बल है ना धन है। इतना ज्यादा अभी तक ना बल था, बल मतलब इनके पास सेना नहीं थी, ठीक है। सेना इस समय तक इनकी इतनी काबिल नहीं थी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बंगाल की, ठीक है, तो बंगाल के पास जो सेना है सिराजुद्दौला के पास, जो यहाँ का नवाब है,
इसके पास 50,000 सैनिक वाली सेना थी, एक बहुत बड़ी विशाल सेना रखी हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अपने सारे रिसोर्सेज को भी जुटा लेती, अपने स्रोतों को भी जुटा लेती, तो केवल और केवल 3,000 से ज्यादा इनके पास सेना इस समय इस एरिया में मौजूद नहीं थी। तो अगर इतने से लोग इतने से ज्यादा लोगों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, इसीलिए आपको षड्यंत्र ही रचना पड़ेगा। तो हर षड्यंत्र के लिए क्या होता है, क्या होता है, एक वीक लिंक, एक कमजोर कड़ी की जरूरत होती है। और यहाँ की जो कमजोर कड़ी थी वो था सिराजुद्दौला का कमांडर। ठीक है, अब उस कमांडर का नाम क्या था, तो यहाँ के जो कमांडर थे वो थे मीर जाफर, वो सेना के नायक हैं। अब मीर जाफर को प्रलोभन दिया गया, ये क्या है, ये काफी इनसिक्योर पर्सन थे, है ना, और काफी जल्दी ऑफेंड होने वाले। तो और इनका दूसरा एम्बिशन था, एम्बिशन ये था कि ये खुद राजा बनना चाहते थे। अब इसी एम्बिशन को और इसी जो यहाँ की आपसी दरार है, इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे का दिमाग थे। ठीक है, पूरे मास्टरमाइंड यही थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग करी, एक गुप्त मीटिंग करते हैं, किसके साथ, आपके मीर जाफर के साथ, जगत सेठ के साथ, और सिराज के रिलेटिव जिनमें घसीटी बेगम जैसे लोग शामिल थे। अब इन सभी का अपना अपना मत था। जो हम जगत सेठ की बात करते हैं ना, ये बंगाल के सबसे रिचेस्ट मर्चेंट बैंकर थे, ट्रेडर थे, पूरा बंगाल का धन इनके पास ही था। ठीक है, और मीर जाफर की बात करते हैं तो ये सेना को संभाल रहे थे, और घसीटी बेगम की बात करें तो वो क्या है, सिराज के रिश्तेदार हैं। तो देखिए, एक तरफ बेचारे सिराज खड़े हैं, दूसरी तरफ उनके दरबार के खुद के नोबल जगत सेठ और मीर जाफर जैसे, मतलब आपकी आर्मी, बंगाल का पैसा और उनकी खुद की रिश्तेदारी सारी किसकी तरफ चली गई, अंग्रेजों के खिलाफ चली गई, अंग्रेजों की तरफ चली गई। अब इसी कड़ी में बिपिन चंद्र जी कहते हैं कि जो सिराजुद्दौला के द्वारा अपने ही नोबिलिटी को मैनेज ना कर पाना उनका सबसे बड़ा फेलियर था। मान लीजिए जैसे आपके घर में हम बात करते हैं, तुम्हारे घर में जो हमारे बड़े होते हैं, अगर वही हमारे घर में हमारे विरुद्ध चले जाए तो फिर क्या होगा, पूरा परिवार ही बिखर जाता है ना। तो जब परिवार बिखर जाता है तो सामने के लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसान होता है। तो इसीलिए अगर बड़े बेटे जैसे कि यहाँ पर हमारे सिराजुद्दौला साहब थे, अगर वो ये अपनी नोबिलिटी को अपने कंट्रोल में रख पाते तो क्या होना था, वो जरूरी, ये ऐसा पॉसिबिलिटी होनी नहीं थी कि ये षड्यंत्र जो है सफल हो पाता। तो इस सीक्रेट मीटिंग का नतीजा क्या निकला कि मीर जाफर ने बोला, मैं जब अटैक होगा तो मैं क्या करूंगा, आपको सहायता करूंगा, मैं सिराजुद्दौला की सहायता करूंगा ही नहीं। जगत सेठ ने बोला कि आई विल गिव यू फाइनेंशियल सपोर्ट, मैं आपको जो है वो पैसे की सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। एंड इवन जो उनके खुद के रिश्तेदार हैं वो भी सिराजुद्दौला के साथ खड़े होने के लिए मुकर गए। अब घटना होती है आपकी 1757 की, ठीक है, जिसको कहा जाता है ड्रामा ऑफ बैटल। अब इसको हम नाटक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नाटक ही है ना ये। यहाँ पर क्या हुआ, सिराजुद्दौला के पास तो 50,000 सैनिक तो थे और उनको लग रहा था कि मैं आसानी से जीत जाऊंगा, ब्रिटिश के पास केवल 3,000 ट्रूप थे, है ना। अब होता क्या है कि जो मीर जाफर है वो ऑर्डर ही नहीं देते हैं अपने सैनिकों को कि आप क्या करिए, सिराज के साथ जाइए। इससे हुआ क्या, इससे ये होता है कि बहुत आसानी से अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, सिराजुद्दौला बैटल से भाग जाते हैं और उनको ढूंढ करके मार दिया जाता है। लेकिन इस समय आपने एक और भी समझना है कि यहाँ पर केवल कॉन्स्पिरेसी काम नहीं आती है, ब्रिटिश वर वेरी मच प्लान। ठीक है, उन्होंने काफी अच्छी प्लानिंग करी थी, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। ठीक है, और जब भी बात आती है ना प्लानिंग एंड डिसिप्लिन की, तो हमेशा जो नंबर्स है ना, नंबर से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग और आपका डिसिप्लिन काम में आता है। तो जब हम डिसिप्लिन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, वेदांता कोचिंग एकेडमी के द्वारा एक यूपीएससी जनरल स्टडीज मास्टर कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड और फोकस्ड आपको कंटेंट मिलेगा। ये 18 बुक्स का एक सेट है। तो देखिए, हम जब भी मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में रहता है, क्योंकि सोर्सेज बहुत हैं। आप कोई बोलेगा कि जी आप यूट्यूब से पढ़िए, कोई बोलेगा कि जी मार्केट में जाइए। अब जब सोर्सेज की इतनी ज्यादा उपलब्धता है ना, तो इसमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, है ना। जो हमें सजेशन देता जाता है वो हम उसको चलते जाते हैं, उसको फॉलो करते जाते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या जरूरत होती है, एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है। वही हमने प्रयास करा हुआ है कि बहुत डीप स्टडी के बाद एंड इवन रिसर्च के बाद हमने अपना ये एक सेटअप जो है वो बनाया हुआ है 18 बुक्स का, जो आपको बिल्कुल एग्जाम की जो आपकी जो जो जरूरत है,
ठीक है, उस डील को केटर करेगा, उस जरूरत को, उस नीड को ये केटर करेगा। तो इवन दो इसका प्राइस तो देखिए 5000 के आसपास है, लेकिन अभी क्योंकि ऑफर प्राइस है तो आपको ये 999 रुपीज में मिल जाएगा। आप इसको अवेल कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर हमारे वेदांता सेतु ऐप को डाउनलोड करिए और उससे आप बहुत इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे हम जानते हैं इसके बाद। तो ये हो गया कि बैटल का केवल ड्रामा हुआ, सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। तो यहां पर इनको क्या मिलता है कि देखिए केवल ये कॉन्स्पिरेसी तो एक साथ थी, लेकिन साथ ही साथ इनका जो डिसिप्लिन है, इनकी प्लानिंग इनकी काम में आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हुआ क्या। अब साइलेंस तो आपको पता ही है कि इसके बाद जब बैटल ऑफ प्लासी आपकी ओवर होती है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, तो उसके बाद जो मीर जाफर हैं इनको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। बट बंगाल का नवाब जब इनको बनाया जाता है ना, तो असली पावर इनके पास होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको केवल किस तरह से बनाया जाता है, पपेट नवाज। पपेट मतलब कि ये केवल कठपुतली बन करके रह जाते हैं। अब जब कठपुतली है तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इनको निर्देश दे रही है कि आपने कैसे राज करना है ना, कैसे जो है आपने अपनी पॉलिसीज बनानी है, किस तरह से लोगों से मिलना है, सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं, वो की जा रही है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो राजगद्दी पे तो मीर जाफर को बिठा दिया गया, लेकिन असली राजा जो थे वो आपकी अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके रह गई। तो ये हमें क्या सीख दिखाती है कि देखिए हमेशा ही इतिहास ना हमें केवल जो है वो पास्ट की जानकारी नहीं देता है, बट हमें ना कई बार ये फ्यूचर की हमारे लिए वो भी होती है, शिक्षा भी होती है, जिसमें आप देखते हो कि अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप यूनाइटेड हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन अगर आप आंतरिक रूप से खुद ही खोखले हो तो बाहर के लोग आपका उसका फायदा उठा करके ले जाएंगे। सन 1757 में भी ऐसे ही हुआ। सिराजुद्दौला के पास नंबर था, पावर थी, लेकिन अपनों ने उनका साथ नहीं दिया एंड ही लॉस्ट द बैटल। और जब बैटल हार जाते हैं तो क्या होता है, पूरे भारत के इतिहास की दिशा जो है वो बदल के चली जाती है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की राजा बन जाती है। और इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था? सारा धन का कंट्रोल, हमने पढ़ा ना कि कितने रिच थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी के पास आ गया तो क्या हुआ, इनकी सेना बढ़ गई, है ना। उस धन का इन्होंने कैसे उपयोग करा? इस धन का इन्होंने बहुत सारी चीजें कि न्यू मॉडर्न जो है वो वेपन के ऊपर इन्होंने खर्च करा, उसके बाद इन्होंने आर्मी के ऊपर खर्च करा और बहुत बड़ी आर्मी इन्होंने मेंटेन कर ली, वेपन इन्होंने मॉडर्नाइज कर लिए एंड धीरे धीरे बैटल ऑफ बक्सर जो थे वो 1764 में उसमें जीत गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो एक छोटी सी गतिविधि, एक छोटी सी कॉन्स्पिरेसी किस तरह से पूरे इतिहास को बदल करके रख देती है, ये आज हमने जाना। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and be with us. Thank you so much.